जम्मू कश्मीर में 3 दिनों की दहशत के बाद बंद हुई फायरिंग सीमावर्ती गांव में धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है आम लोगों का जीवन। ग्रामीण लोग नहीं चाहते इस सीमा पर दहशत। कराची के केटी बंदर से निकली नाव को लेकर गहराया विवाद। वायरलेस इंटरसेप्ट से हुआ सनसनीखेज खुलासा। पाकिस्तान में किसी के साथ संपर्क में थे नौका में सवार आतंकवादी। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर राजस्थान सरकार ने कसा शिकंजा। बीकानेर में खरीदी गई 360 हेक्टेयर जमीन को किया सील। हरियाणा में वाड्रा की कंपनियों पर नरम दिख रही है खट्टर सरकार। श्रीलंका में राजपक्षे के हक में प्रचार करने गए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का विरोध। मुंबई में तमिल समर्थकों ने सलमान के घर के बाहर किया हंगामा। जिला पुंछ के बाढ़ प्रभावित इलाके को प्रशासन ने रेड जोन से किया घोषित। धारा 133 लगने के बाद नए निर्माण के साथ साथ मुरम्मत पर भी रोक। बेघरों को जल्द मिलेंगे मुफ्त प्लॉट। और पूरे देश में जारी है भीषण सर्दी का कहर। शिमला मनाली समेत कई पहाड़ी इलाकों में बिछी बर्फ की चादर। मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी बरकरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की तरफ से भारत आने वाली बोट के बारे में भले ही पाकिस्तान इस बात से इनकार कर रहा हो कि बोट उसकी नहीं है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नाव सवार लोग लगातार किसी के साथ संपर्क में थे और उन्हें कार्रवाई के लिए आदेश भी मिल रहे थे। और ये पूरा मामला 26/11 पर हुए हमले से काफी मिलता जुलता था। नए साल पर अरब सागर में अपने आप को उड़ाने वाली पाकिस्तान की नौका पाक सेना और समुद्री सुरक्षा एजेंसी से लगातार संपर्क में थी। पाकिस्तान से 2 नौकाएं आई थीं, जिसमें से एक नौका तो भारतीय तटरक्षक बल ने ट्रैक कर लिया था, लेकिन दूसरी नौका को ट्रैक नहीं कर पाए थे। पहली नाव को ट्रैक करने के बाद कोस्ट गार्ड ने उसे रुकने के लिए बोला, लेकिन उसने अपनी स्पीड तेज कर ली। उसके बाद कोस्ट गार्ड ने उसका 1 घंटे तक पीछा किया, जिसके बाद नाव ने अपने आप को उड़ा लिया। नाव में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोग लाइफ बोट के सहारे समुद्र में कूदकर बचकर निकलने में कामयाब रहे। वहीं दूसरी नौका भी वापस चली गई। कोस्ट गार्ड दूसरी नौका को नहीं पकड़ पाई। फरार हुए 2 नाव सवारों और दूसरी नौका को ट्रैक करने के लिए कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। घटना 1 जनवरी की रात की है। ट्रैक की गई उनकी बातचीत से पता चला है कि नाव लगातार थाईलैंड से भी संपर्क कर रही थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये नावें पाकिस्तान के कराची के पास के केती बंदरगाह से निकली थी। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इससे इनकार किया कि पाकिस्तान की किसी भी बंदरगाह से ऐसी कोई नाव नहीं निकली है। इससे पहले कोस्ट गार्ड के कमांडर कुलदीप सिंह श्योरों ने नाव की सच्चाई पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए कहा था कि 31 दिसंबर की रात को आई इस नाव पर सवार लोग कहीं से भी मछुआरे जैसे नहीं लग रहे थे। उन्होंने टी-शर्ट और हाफ पैंट पहन रखी थी। उनके पास मछली पकड़ने का जाल भी नहीं था। इससे हमें शक हुआ क्या वे लोग आतंकवादी थे। इस पर सवाल पर श्योरा ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। तो पाकिस्तान की तरफ से भारत आई बोट के पाकिस्तानी सेना के साथ कांटेक्ट में होने की खबरों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं और सभी राजनीतिक दलों का भी कहना है कि पाकिस्तान के बारे में ये कोई नया खुलासा नहीं है। तो वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि आतंकियों का मकसद वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचकर नुकसान पहुंचाना था। नहीं, इसमें कोई लापता नहीं है। देखिए, बोट आती है पाकिस्तान की दिशा से, कराची से, और गुजरात की तरफ जा रही है। हमारे लोग बोट लेकर कोस्टल गार्ड वहाँ पहुँचते हैं तो ये इसका बड़ा विस्फोट होता है। जैसे कोई बड़े भंडार, एक्सप्लोजिव्स की भंडार फूट गई है, वैसा हुआ है। और इसमें ये संदेह करना कि ये किसका बोट है कि नहीं है, असली है नकली है, ये तो बेफजूल जो हमारे लोग कोई टेररिज्म के बारे कोई अध्ययन नहीं किया, कोई शोध नहीं किया, वही ऐसे बोल सकते हैं। ये तो पाकिस्तान वाली भेजी हुई बोट है
और इसमें उन्होंने गुजरात में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहे हैं उसमें गड़बड़ी पैदा करनी चाहते थे। प्रधानमंत्री भी वहां आने वाले थे, तो इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारे जो कोस्ट गार्ड ने की है इसकी सराहना हम करने चाहिए, और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मित्र हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसको भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पूरी सच्चाई मालूम करनी चाहिए, और जो कुछ ये हुआ है, चाहे वो बोट्स का आना हो या हमारी सरहदों पर पाकिस्तान का आग उगलना हो, ये सब का सब न सिर्फ निंदनीय है बल्कि कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान की सरकार से सीधी बात करे और सख्त कदम उठाए। अब देश के लोग इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो संभव नहीं होते जब तक कि उनको इंटेलिजेंस इनपुट ना मिले या किसी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी की सपोर्ट ना हो। इंडिया की सिक्योरिटी को ब्रीच करना कोई आसान काम नहीं है, तो इसलिए इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट जब हुआ था उसमें भी वो लोग जो मिलिटेंट आए थे वो भी लगातार आईएसआई के टच में थे। ये बातें अब खुल के सामने आ चुकी हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस बारों को जानता है। डेविड हेडली कोलमैन ने भी इसका खुलासा किया। दूसरी बात यह है कि ये जितने भी लोग आए होंगे ये सब लोगों को ट्रेनिंग दी गई होगी, बहुत प्रेसिजन। ये बिल्कुल उसी तरह का एक मिलिट्री ऑपरेशन जैसे होता है गोरिल्ला वॉरफेयर का, उसका ये एक पार्ट था जिसको पाकिस्तानी आर्मी ने कंडक्ट किया था। तो पिछले लगातार 3 दिन से सीमावर्ती इलाकों में बरस रही गोलियों के बाद एक बार फिर शांति देखी जा रही है। कठुआ, सांबा और हीरानगर सेक्टर के इलाकों में पिछले 15 घंटों से गोलीबारी नहीं हुई है, जिसके चलते इन इलाकों में शांति देखी जा सकती है। गोलीबारी बंद होने के बाद प्रभावित गांवों में फिर से जिंदगी लौटने लगी है और पलायन करने वाले लोग फिर से अपने खेतों और घरों में पहुंच गए हैं। इन लोगों का कहना है कि वो सीमा पर शांति चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ सटी जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर पिछले 15 घंटों से लगातार शांति नजर आ रही है। बार बार सीजफायर का उल्लंघन होने से दोनों देशों की सरहदों पर हुई तबाही और कई मौतों के बाद आखिरकार एक बार फिर सीमावर्ती इलाकों में कुछ शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। जम्मू संभाग के सीमावर्ती इलाकों की अगर बात करें तो पिछले करीब 15 घंटों से गोलीबारी पूरी तरह बंद है और एक बार फिर लोगों का जीवन पटरी पर लौटता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही भीषण गोलीबारी के चलते कठुआ, सांबा और हीरानगर सेक्टर के सीमावर्ती गांवों को कल शाम खाली करवा दिया गया था। भीषण फायरिंग के बीच कठुआ में एक महिला की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन लगातार स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ भेज रहा था। कल शाम तक काफी गांवों को खाली करवा दिया गया था। केवल कुछ ही घरों के अंदर कुछ बुजुर्ग बचे हुए थे जो अपना गांव छोड़कर बाहर नहीं गए। इसी बीच पिछले कई घंटों से शांति रहने के कारण इन गांवों में फिर से जिंदगी पटरी पर लौट रही है। फायरिंग बंद होने की सूरत में आज कई लोग फिर से अपने अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे हालातों से दोनों देशों का ही नुकसान हो रहा है, इसलिए दोनों सरकारों को चाहिए कि वो सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाएं। लगातार फायरिंग के बाद कल रात को थोड़ा राहत मिली है गांव निवासियों को, और गांव बिल्कुल खाली है। गांव में चंद बूढ़े बुजुर्ग हैं जो कि किसी एक आधे पशु की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, नहीं तो पूरे का पूरा गांव पीछे रुका हुआ है। सर्दी का मौसम है, वहाँ भी बहुत बुरा हाल है, जिसकी वजह से कोई साधन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान द्वारा ये गंदी करतूत हरकत जो है, ये बात के प्रति जो इनका शोध है, ये देशवासियों के लिए अच्छा संदेश नहीं लाता है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने ममालिक के लिए और भगवान के लिए कुछ खौफ खाए और अपने निवासियों को भी आराम से रहने दे, और भारत के लिए भी दुआ करे कि दोनों देश खुशहाल रहें और दोनों देश आगे बढ़े फूलें। यही हमारी कामना। हम नहीं चाहते कि बॉर्डर पर ऐसा तनाव दोनों देशों की तरफ से हो जिसकी वजह से जनता का माली और जानी नुकसान हो। 4 दिन से तो फायरिंग हुई बहुत ज़्यादा, उससे नुकसान तो हो गया, हमारा बहुत नुकसान भी हुआ है, लेकिन आज रात से बंद है पैर। आज थोड़ी चैन से सोए हैं लोग। गांव तो खाली कर दिया था, लेकिन अभी ठीक है। इस तरह ही रहना चाहिए, हम फिर ही खुश रह सकते हैं। उधर से भागने भूगने को हमारे को जरूरत नहीं। उधर तो क्या सर्दी में जाएंगे, मरना ही ठंड से, फिर सुबह आएंगे।
इसलिए हमारे हिंदुस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि मिलकर फायर बंद कराना चाहिए, इससे हमें लाभ होगा। ये तो बात ठीक है कि फायरिंग बंद है कल से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब लोग प्लान कर लेते हैं तो उसके बाद फायरिंग बंद होती है। लोगों को सर्दी में कभी उधर जाना पड़ता है, कभी उधर भागना पड़ता है। ऐसा होना चाहिए कि जब फायरिंग हो रहा है तो इसको अब जब लोगों ने प्लान कर लिया है तो फायरिंग जब 1 महीना कम से कम करनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान वाले को। पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। ये नहीं है कि कहते जब लोग भाग जाते हैं तो फिर फायर बंद कर देते हैं। फायर नहीं बंद करने चाहिए, फिर 1 महीना कम से कम उनको मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए ताकि उनको सबक मिले। जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर कल पाकिस्तान की तरफ से दिन भर भारी गोलीबारी की गई थी, जिससे सीमावर्ती इलाकों में काफी नुकसान हुआ। दिन के समय भी गोलीबारी होने के चलते गांवों को खाली कराने की नौबत आ गई थी। इसी बीच कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को सीजफायर बंद करने और सीमाओं पर शांति बनाए रखने को कहा था, जिसके बाद अब पिछले कुछ घंटों से शांति का आलम देखा जा रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि ये शांति कब तक कायम रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए अब खबरों में आगे बात करेंगे रेड जोन की। तो आपको बता दें कि सितंबर महीने में पुंछ जिले के जिस स्थान पर बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई थी, अब वहां पर कभी भी जिंदगी लौट कर नहीं आएगी। कुदरत की तबाही के बाद अब जिला प्रशासन ने वहां फिर से मानवीय जीवन को बसाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाढ़ वाले इलाके को रेड जोन घोषित किए जाने के बाद अब वहां पर कभी भी नया निर्माण नहीं हो पाएगा। इन ताजा आदेशों के साथ ही जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए उन्हें 6-6 गज के मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान भी किया है। सितंबर महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर आए भीषण सैलाब की तबाही के निशान आज भी प्रभावित इलाकों में देखे जा सकते हैं। राज्य और केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बीच आज भी इन प्रभावित इलाकों में आम लोगों का जीवन पटरी पर नहीं लौट सका है। चारों तरफ से सैलाब और तबाही के निशान आज भी इन पत्थरों पर साफ साफ देखे जा सकते हैं। पिछले कई दिनों से थम चुकी जिंदगी को फिर से रफ्तार देने के लिए अब राज्य सरकार ने पुनर्वास का काम भी तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ की बात करें तो यहाँ बाढ़ के चलते सबसे ज्यादा तबाही हुई थी, जिसके चलते आज भी इन पत्थरों पर तबाही की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। पुंछ इलाके में पड़ते दरिया के आसपास अब प्रशासन ने पूरी तरह से निर्माण पर रोक लगा दी है। बाढ़ के बाद प्रशासन ने पूरे प्रभावित इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है, जिसके चलते अब वहां ना तो नए निर्माण हो सकता है और ना ही प्रभावित इमारतों को मरम्मत करने की इजाजत मिलेगी। बाढ़ के कारण गिर चुके मकानों को वहां तोड़ा जा रहा है ताकि धीरे धीरे आबादी को दरिया से दूर कहीं बचाया जा सके। इसके लिए प्रशासन ने बकायदा सभी लोगों के लिए 6-6 मरले के प्लॉट देने और निर्माण के लिए फंड देने की कवायद भी शुरू कर दी है। प्रशासन की इस पहल से स्थानीय लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। 2 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने सेक्शन 133 के तहत जो रेड जोन है, जो रोड बन चुका है, जमीन की किस्म ही चेंज हो गई है, उसमें किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या और भी कोई एक्टिविटी ना करने के लिए डीसी साहब ने एक आर्डर निकाला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ। तो उसमें खसरा नंबर भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए, उनका नक्शा वगैरह तैयार हो रहा है। तो निशानदेही करके हमने वहाँ झंडियाँ लगा दी हैं कि उसके अंदर कोई भी आदमी किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, और जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं उनको रिपेयर के लिए तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो मजहबी किसी मजहब से भी तल्लक रखते हैं, उनको तो फिलहाल कुछ छेड़ नहीं रहे हैं, मगर उनको भी दोबारा आगे कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो जहाँ तक कुछ इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके लिए नोटिस दे दिया जाएगा कि भाई वो खुद स्ट्रक्चर मूव कर लें। अगर नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट करेगी, अगर तो फिर जो भी खर्चा होगा वो उस पार्टी को देना पड़ेगा। क्योंकि हमने इन लोगों को, जिन लोगों के मकान जो हैं फुली वाश्ड हैं, उन लोगों के लिए हमने प्लाट के लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिया है, ज़मीन देख लिया, ज़मीन हमने गवर्नमेंट को लिख दिया, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलती है, हम उनको प्रॉपर तरीके से लैंड अलॉट भी कर देंगे। तो ड्यूअल बेनिफिट तो नहीं मिल सकती, ये तो आपको पता ही है कि अगर दूसरी जगह गवर्नमेंट प्लाट भी अलॉट करेगी और फिर वहाँ भी दोबारा उनको मकान बनाने की इजाज़त देगी, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता दोबारा कभी भी फ्लड आता है तो कुछ भी हो सकता है। जमीन ली थी, मेरा मकान जो है इस तूफान के अंदर जो है बह गया है, तो आप डीसी साहब के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने रेड जोन तक सफर किया, लेकिन हमारा जो नुकसान हो रहा है उसका जो है अजाला किया जाए। वो 6-6 मरले जो हमें प्लाट दिए जा रहे हैं उसके भी हम शुक्रगुजार हैं। हमें सेफ साइड जो है गवर्नमेंट ताउन कर रही है, वो तो हमारे लिए हमारे फायदा है उसमें, तो वो तो होना ही है। गवर्नमेंट का जो फैसला है उसके साथ हम तो
सहमत हैं। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। चलो इतना तो हमारे साथ ताउन किया है। कुदरती तूफान के साथ जो मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हम तो शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। 6 मरले जो हमें दे रहे हैं ठीक। दरिया के आसपास जिस क्षेत्र पर धारा 133 लागू की गई है, वहां पर प्रशासन ने चारों तरफ से लाल झंडियां लगा दी है। इन लाल झंडियों का मतलब साफ है कि अब ये क्षेत्र पूरी तरह से रेड जोन में है और इस इलाके में ना तो कोई नया निर्माण हो सकता है और ना ही यहाँ पर बने पुराने निर्माणों को मरम्मत किया जा सकता है। देखा जाए फिलहाल पुंछ इलाके में अब एक बार फिर नए सिरे से जिंदगी को बसाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पुंछ। और पूरा देश कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। सर्दी से बचने के लिए लोग घर में दुबक रहे हैं। वहीं कोहरे और बारिश ने सर्दी के इस मौसम को और भी सर्द बना दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घने कोहरे के चलते आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं लुधियाना घने कोहरे की चादर में पूरी तरह से ये प्रदेश लिपट गया है। अगर बात करें शिमला की, तो लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं और चाय की चुस्कियों से ठंड दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं श्रीनगर में भी बर्फ ने पूरे सड़कें जाम कर दी हैं, लेकिन पर्यटकों का आना जाना यहां कम नहीं हुआ है। पर्यटक बर्फ का मजा लेने के लिए यहां लगातार पहुंच रहे हैं। एक्चुअली ये सडनली मौसम में चेंज आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की तबीयत खराब हो रही है कि लोगों ने पहले इतना सोचा नहीं था कि भोपाल में कभी इतनी ठंड पड़ेगी। बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि काफ़ी इतनी ठंड पड़ रही है भोपाल में। तो हाँ, आप ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसमें विजन में प्रॉब्लम आती है। और जैसा कि अपने ठंड काफ़ी है तो इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन ले रहे हैं, जैकेट्स वगैरह, स्वेटर वगैरह काफ़ी पहन रहे हैं अपने। सैर करने आता हूँ मैं और आज काफ़ी धुंध है। पिछले और पहले कुछ 2-3 दिन ठीक रही है, पर आज बहुत ज़्यादा हो गई है तो काफ़ी दिक्कत होती है सड़क देखने में। काफ़ी ज़्यादा फॉग है इस टाइम, तो आई होप कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई मिसहैप ना हो जाए। काफ़ी ज़्यादा फॉग है इस टाइम यूनिवर्सिटी के आसपास लुधियाना में। यहाँ तो ठंड बहुत ही ज़्यादा सर। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि बिना आग के रह नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आग के बिना रहना बड़ा मुश्किल है। और ये लक्कड़ बाजार का जो एरिया है इसमें तो सबसे ज्यादा ठंड है। अभी जो स्नो गिरी है वो 2-4 इंच के, लेकिन काफी टूरिस्ट यहाँ पर बढ़ गए हैं। लगातार टूरिस्ट बढ़ रहे हैं और आज लगातार 200-250 हमारे चेयर लिफ्ट से चले गए हैं और यहाँ पर 2-4 दिन अभी फिर स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। और देखिए उसके बाद इस बार टूरिस्ट काफी अच्छा यहाँ पे आया है। औली में लगातार टूरिस्ट है, थोड़ा रास्ते में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन लगातार टूरिस्ट आता रह रहा है। काफी क्राउड है यहाँ पे औली में। पर डे 1,500 के आसपास यहाँ पर टूरिस्ट लगातार पहुँच रहा है। और अब बात करेंगे मुसीबतों से घिरे रॉबर्ट वाड्रा की। राजस्थान सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा को बड़ा झटका देते हुए वाड्रा की कंपनी की सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और एक जमीन का सौदा रद्द कर दिया है। एसडीएम के मुताबिक जमीन गलत तरीके से प्राइवेट लोगों को अलॉट की गई थी। राजस्थान सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के साथ हुआ जमीन सौदा रद्द करके जमीन पर फिर से कब्जा कर लिया है। राजस्थान सरकार ने बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 360 हेक्टेयर जमीन का सौदा किया है। सूत्रों के अनुसार इसमें से करीब 75 हेक्टेयर जमीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी ने खरीदी थी। कोलायत के एसडीएम ने बताया है कि हमने जमीन की मलकियत के हस्तांतरण को रद्द कर दिया है क्योंकि ये गलत तरीके से प्राइवेट लोगों को अलॉट कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने फर्जी विस्थापित किसान बनकर जमीन अलॉट करा दी थी। बाद में इनमें से कुछ जमीन वाड्रा की फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने खरीदी थी। सिंह ने कहा है कि उन्हें फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि रद्द किए गए सौदे में कुछ जमीन वाड्रा की कंपनी की है। बीकानेर कलेक्टर आरती डोगरा ने इस बारे में बात नहीं हो पाई, पर सूत्रों के अनुसार वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2010 में कोलायत के गोलारी, इंदो काबाल और मध्य गांवों में 74.85 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। जमीन सौदे पर विवाद होने के बाद कंपनी ने बाद में यह जमीन बेच दी। जिला प्रशासन के मुताबिक 360 हेक्टेयर जमीन 2006-07 में कुछ गांव वालों को
दी गई थी। इन गांव वालों को गलत तरीके से सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के निर्माण के दौरान विस्थापित किसान के तौर पर दिखाया गया। फायरिंग रेंज में विस्थापित वास्तविक किसानों को 1992 से 1996 के बीच जमीन अलॉट कर दी गई थी। देखिए, जब 2010 में ये सौदे होने लगे हमारे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के श्री कोलायत और गजनेर के आसपास, तब से ये मुद्दा मैं उठा रहा हूं। आखिरकार संसद में भी ये मुद्दा उठा, संसद भी कई बार ठप हुई इस मुद्दे पे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में भी ये मुद्दा गरमाया हुआ था, और जब विधानसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, तब भी ये मुद्दा पब्लिक मीटिंगों में आम था। कांग्रेस के साथी ये कहते थे कि रॉबर्ट वाड्रा एक रियल एस्टेट का काम करता है, उसने कोई गलती नहीं की। और हमारा ये उनको एक जवाब था कि इन्होंने सबसे पहले तो सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया। 175 एकड़ से ज्यादा वो जमीन कोई भी रख नहीं सकता, चाहे कंपनी हो और चाहे कंपनी में कितने ही डायरेक्टर हो। उसने 12 से ज्यादा ऐसी कंपनियां बनाई जिसमें या तो खुद डायरेक्टर थे या परिवार के लोग डायरेक्टर थे। जैसे इसको लगता था 175 एकड़ से ज्यादा होती है तो जमीन वापस बेचने का काम भी करते थे। इन बातों को हमने राजस्थान सरकार को उस समय भी उठाया, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने कहा कोई गलती नहीं कर रहे हैं, नहीं माना। जब बीजेपी की सरकार आई तो 5 सांसदों ने लिख करके हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी को दिया कि इसमें घपला हुआ है, रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया गया है, किसी पर्टिकुलर होटल में बुला करके रजिस्ट्रियां की गई है। और जिन जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया, विशेष करके बाकियों का तो मुझे पता नहीं, मैंने कहा धमकियां भी दी गई। इस गड़बड़ी का पता 2010 में ही चला था, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कोलायत के तत्कालीन गजेंद्र सिंह नैन ने गजनेर में और कोलायत पुलिस स्टेशन में 16 किसानों और कुछ राजस्व अधिकारियों के खिलाफ 15 FIR दर्ज कराई थी। SDM सिंह का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं कि किसानों ने कैसे खुद को विस्थापित दिखाया और जमीन पाई। तो रॉबर्ट वाड्रा विवाद पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि अभी सरकार के ही आरोप सामने आए हैं, लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं किया। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अभी शुरुआत है, आगे और भी ऐसे लोगों के नाम सामने आएंगे जिन पर ऐसे ही आरोप लगे हुए हैं। देखिए, अभी तो ये सारी बातें सरकार ही कह रही है, अदालत तो नहीं कह रही है। तो सरकार तो लगातार इस तरीके की कोशिशें कर रही है कि वाड्रा को परेशान किया जाए। अदालत का तो कोई फैसला नहीं है। सरकार ने ये मन बना रखा है कि उसको बदले की भावना से काम करना है। अभी तो शुरुआत ही हुई है। वाड्रा का है, चिदम्बरम का बेटा कार्ति चिदम्बरम का है, अन्य लोगों का है। ये तो आस्ते आस्ते करेंगे हम। ये ऐसा नहीं करेंगे जैसे और कोई समाचारी देश में नहीं है। गवर्नेंस और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रमुखता देनी चाहिए, उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनको किसी को छोड़ना नहीं है। और अब खबरों में आगे बात करेंगे बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान की, जिनके द्वारा श्रीलंका में शुरू किए गए राजनीतिक प्रचार को लेकर उनका देश में विरोध शुरू हो चुका है। मुंबई में सलमान के घर के बाहर तमिल समर्थक लोगों ने जोरदार हंगामा किया और सलमान खान के खिलाफ खूब नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि सलमान खान ने श्रीलंका में तमिलों पर हो रहे अत्याचारों को गंभीरता से नहीं लिया और वो राजपक्षे के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंच गए हैं। हमारा लीडर है चंद्रमिलन सीमान, उनके कहने के ऊपर ये सब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो इसीलिए हम कर रहे हैं, आज इतने सारे हिंदुस्तान में 20 करोड़ के ऊपर तमिलियन पब्लिक है, उन्होंने सोचा नहीं है, कुछ किया नहीं है उनके अगेंस्ट में। क्योंकि हमारा तमिलियन श्रीलंका में ये लास्ट 2009 में जो भी वार हुआ था, करीबन 3 लाखों पब्लिक मर गया, उनके बारे में उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। आज राजपक्षे का हाथ पकड़ के वो प्रचार करने के लिए आज चले गए हैं। उनकी जो हीरोनी है उनके साथ में क्या फर्नांडस, कोई जैकलिन जो भी है, वो हमको मुंह में नहीं आता है,
लेकिन उसके साथ वो मिल करके वहाँ पर प्रचार करने के लिए गए हैं। ये आज मैं ये बता रहा हूँ, वहाँ पर 800 के ऊपर मुसलमान लोग भी मर गए हैं, उनका भी उन्होंने कदर नहीं किया है। आज हम ये पूछते हैं, अगर यही हिसाब से अगर पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान के साथ इतना सारा कर रहे हैं, कल वो जाके पाकिस्तान में वो प्रचार इलेक्शन के लिए प्रचार करेंगे क्या? वो हमारा सवाल है। उन्होंने कभी हमारा तमिलियन के बारे में। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।